माँ बहुत भूख लग रही है, जल्दी से रोटी बना दो ना। कल रात को भी तुमने खाने के लिए हमें कुछ भी नहीं दिया था, अब तो खाना दे दो ना। अपने दोनों बच्चों को भूख से तड़पता देख निर्मला चूल्हे के पास रोटी बनाने के लिए जाती है, लेकिन ना ही उसे आटा मिलता है और ना ही चावल। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर में तो बिल्कुल भी राशन नहीं है और ना ही हाथ में एक पैसा है। लाला भी राशन बिल्कुल उधार नहीं देगा और सब लोग घर में भूखे हैं। भाभी, आपको इस तरह परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी लोग पानी पीकर सो जाएंगे। लेकिन कब तक श्रेया? जीने के लिए खाना तो पड़ेगा ही। इतना कहकर निर्मला अपने परिवार को खाना खिलाने के लिए अपनी पड़ोसन श्रेया के घर पर जाती है। श्रेया, मेरे परिवार ने कल से कुछ भी नहीं खाया है, घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है और पैसे भी खत्म हो चुके हैं, कुछ खाने के लिए दे दो। मेरे पास क्या कोई खाने का खजाना है जो मुंह उठाकर आ गई, लेकिन अगर तुम्हारे परिवार को खाने की इतनी जरूरत है तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, आज मेरी नौकरानी नहीं आई है तो तुम मेरे घर के सारे काम कर दो, उसके बदले मैं तुम्हें खाना दे दूंगी। अपनी पड़ोसन श्रेया की बात सुनकर निर्मला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अपने परिवार को इस तरह भूख से तड़पता देख निर्मला श्रेया की बात मान जाती है और एक नौकरानी की तरह उसके घर के सारे काम करती है, जिसके बदले श्रेया उसे रात का बचा कुचा खाना देती है और अब वही खाना निर्मला अपने पूरे ससुराल वालों को खिलाती है। बहू, तूने भी कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा तो खा ले, ऐसे कब तक भूखे पेट रहेगी। नहीं माँ जी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, मैं लाल चाय बनाकर पी लूंगी, आप सब लोग खा लीजिए। अपने भूखे ससुराल वालों को देख निर्मला अपनी भूख को खत्म कर देती है और चूल्हे पर लाल चाय बनाकर पीने लगती है। सभी लोग खाना खा रहे होते हैं कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उनके घर में बारिश का पानी आने लगता है। हे भगवान, क्या 2 पल की रोटी भी हमें चैन से खाना नसीब नहीं है। आप लोग परेशान मत हो, आप सब लोग खाना खाओ, मैं इस पानी को रोकती हूँ। भूखा ससुराल इस बारिश की टपकती छत के नीचे बैठकर जैसे तैसे करके खाना खा रहा होता है। वहीं निर्मला भूखे पेट बार बार घर से बारिश के पानी को बाहर निकालने में लगी होती है। निर्मला का पति मानव कमाई के चलते शहर चला गया था। मानव के दिए हुए कुछ पैसों से तो निर्मला कुछ दिन घर का खर्चा चला लेती है, लेकिन पैसे खत्म होने के बाद अब पूरे परिवार को हर दिन भूख से तड़पना पड़ता है। आरती, मैं काम ढूंढने की तलाश में जा रही हूँ, तुम सबका ध्यान रखना। क्या हुआ आरती, तुम इस तरह बाहर क्या देख रही हो? भाभी, बाहर देखो ना, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ऐसे मौसम में तो पकौड़े खाने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ तो इस गरीबी में एक वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत काफी है। आरती, ऐसे उदास मत हो, एक दिन देखना हम लोग भी अमीर लोगों की तरह इस बारिश के मौसम को एंजॉय करते हुए पकौड़े जरूर खाएंगे। इतना कहकर निर्मला काम की तलाश में निकल जाती है। कई घरों में पता करने के बावजूद भी निर्मला को किसी भी घर में काम नहीं मिलता, जिसके चलते अब निर्मला जूते की फैक्ट्री में जूते सिलाई और धोबी घाट पर अमीर लोगों के गंदे कपड़े धोकर अपने ससुराल वालों का पेट भरती है। माँ देखो ना, बाहर कितनी जोरों की बारिश हो रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता है, पास वाले गांव में कुछ दिन पहले ही बाढ़ आई है। अगर हमारे गांव में भी बाढ़ आ गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे, और बाबा वो हमें कैसे ढूंढेंगे? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। निर्मला जैसे तैसे करके अपने दोनों बच्चों को समझाती है और अब पूरा परिवार सो जाता है। लेकिन तभी बाहर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उनके पूरे घर में पानी भरने लगता है और सबकी आंखें खुल जाती हैं। भाभी, ये क्या हो रहा है? अब हम क्या करें? ये पानी तो रुक ही नहीं रहा है। आरती, बच्चों और माँ बाबा को लेकर तुम खाट पर बैठ जाओ, मैं तब तक इस पानी को बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। सारी रात हो रही तेज बारिश की वजह से बेचारी निर्मला को भूखे पेट सारी रात घर से पानी बाहर निकालना पड़ता है। सुबह होने के साथ साथ अब धीरे धीरे बारिश बंद हो जाती है, जिसके बाद निर्मला अब सबको लाल चाय बनाकर फिर से अपने काम पर निकल जाती है। ये सब देख हमारी वजह से हमारी बहू को कितनी परेशानी हो रही है। खुद भूखे पेट रहकर इतना काम करती है और हम सबका पेट भरती है। ऐसी बहुएं तो किस्मत वालों को मिलती हैं। ये कहते हुए मधु की आंखों से आंसू नहीं रुकते। निर्मला रोज की तरह काम पर जा ही रही होती है कि तभी अचानक रास्ते में एक पत्थर से निर्मला के पैर में चोट लग जाती है। मेरा पैर, कितना दर्द हो रहा है। इस दर्द में तो बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा। लेकिन अगर काम पर नहीं जाऊंगी तो मेरे ससुराल वाले खाएंगे क्या? मैं उन्हें इस तरह भूखे नहीं देख सकती। निर्मला बड़ी मुश्किल से अपने पैर के दर्द को संभालती है और पैर लंगड़ाते लंगड़ाते फैक्ट्री में जाकर काम करने लगती है और ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। निर्मला, थोड़ी दाल दे दे बहू। मुझे भी थोड़ी सब्जी दे दे। ये सब्जी तो मैंने अपने लिए रखी थी, पर माँ बाबूजी को ऐसे भूखा नहीं देख सकती। निर्मला अपने हिस्से की थोड़ी सब्जी भी अपने सास ससुर को दे देती है और खुद पानी पीकर बैठ जाती है। तभी उनके घर का मकान मालिक आता है और उनसे मकान का किराया मांगने लगता है। अरे, तुमने कहा था कि इस महीने तुम सारा मकान का किराया चुका दोगी। लाओ, मेरे पैसे दो। ये लीजिए, पूरे 4 महीने का किराया है। 4 महीने के किराया लेकर वहां से मकान मालिक चला जाता है।
लेकिन अब निर्मला के पास अपने ससुराल वालों का पेट भरने के लिए 1 रुपया भी नहीं होता। वहीं अपनी फैक्ट्री की सेठ से पैसे मांगने पर भी निर्मला को कोई पैसे नहीं मिलते, जिसके चलते कुछ दिनों तक पूरा परिवार भूखा ही रहता है। भूखे रहने की वजह से मधु की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं निर्मला के दोनों बच्चे भी हर थोड़ी देर में भूख की वजह से बेहोश होते रहते हैं। अपने बुढ़ापे से कितना लाचार हो चुका हूँ कि अपने घर वालों को कुछ खिला भी नहीं पा रहा हूँ। इनकी ऐसी हालत मुझसे बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही है। आरती, तुम सबका ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। अपने ससुराल वालों की ऐसी हालत देख निर्मला आसपास के पड़ोसियों से खाने की मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, जिसके चलते अब बेचारी निर्मला को न चाहते हुए भी सिग्नल पर बैठकर अपने परिवार वालों का पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। भगवान के लिए कोई मेरी झोली में पैसे डाल दो, मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है। भगवान के लिए कोई मेरी मदद करो। निर्मला की इतनी लाचारी देखकर भी कोई उसकी मदद नहीं करता। निर्मला खाली झोली लिए जैसे ही घर लौटती है तो देखती है कि उसके ससुराल वाले बाहर रास्ते में बैठकर बारिश में भीग रहे हैं। थोड़ी देर पहले आई आंधी की वजह से उनके घर की छत हवा में उड़ जाती है और उनका घर पूरी तरह से बिखर जाता है, जिसे देख निर्मला अपने पूरे ससुराल वालों को लेकर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ जाती है। आप सब लोग यहीं बैठ जाओ, कम से कम बारिश से तो बचोगे। भाभी, इस बारिश से पहले भूख से बचना होगा, भूख के मारे जान निकली जा रही है। सभी को इस तरह भूख लगता देख निर्मला रेलवे स्टेशन पर भी लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। रेलवे स्टेशन के पास ही एक छोटा सा ढाबा होता है जिसमें कई लोग आधा खाना छोड़कर जा रहे थे। निर्मला चुपके से ढाबे पर जाती है और लोगों का झूठा खाना लाकर अपने पूरे परिवार वालों का पेट भरती है। ज्यादा तेज बारिश की वजह से निर्मला जिस फैक्ट्री में काम करती थी उसका मालिक कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री बंद कर देता है। वहीं धोबी घाट पर भी बारिश की वजह से कोई भी कपड़े नहीं धो पा रहा था, जिसके चलते अब बेचारी निर्मला को अपने घर वालों का पेट भरने के लिए रेलवे स्टेशन पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करने पड़ते हैं। हे भगवान, कब तक मेरे परिवार वालों को इस तरह आधे भरे पेट के साथ ही रहना होगा? क्या उनकी जिंदगी में कभी भी भरपेट खाना नहीं लिखा है? भगवान, अब तो अपना कोई चमत्कार दिखाओ। लोगों के जूते पॉलिश करते करते निर्मला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है, जिसके अंदर से निर्मला का पति मानव रेलवे स्टेशन पर उतरता है। मानव की नजर सीधा निर्मला पर जाती है, जो लोगों के जूते पॉलिश कर रही थी, जिसे देख दौड़ता हुआ मानव निर्मला के पास आता है। निर्मला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये सब क्या है? आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मानव के पूछने पर निर्मला उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मानव की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बारिश के कहर में तुमने कितनी मेहनत, इतनी परेशानी झेलकर मेरे परिवार का पेट भरा। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो ये कभी नहीं करता, लेकिन अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। मानव सबसे पहले अपने पूरे परिवार को एक ढाबे पर लेकर जाता है, जहां इतने दिनों बाद पूरा परिवार पेट भरकर अच्छा खाना खाता है। और अब मानव अपने पूरे परिवार को अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए शहर ले जाता है और एक अच्छे से किराए के मकान में रखकर उन्हें खूब मेहनत करता है और अपने पूरे परिवार चार भुक्कड़ ननंद के ससुराल में नई भाभी की रसोई। वाह भाई वाह, देसी घी में बने हुए ये बूंदी के लड्डू तो लाजवाब है। और ये आलू की कचौड़ी तो खाकर देखो, मजा आ गया खाकर। अगर मुझे पता होता कि भैया की शादी में इतनी सारे पकवान बनेंगे तो मैं तो हर साल अपने भैया की शादी करवाती। वर्षा की ये बात सुन गायत्री, सौम्या और अर्पिता उस पर हंसने लगती हैं और अब चारों बहनें बैठकर अपनी भाई की शादी के लड्डू, कचौड़ी, समोसे का लुत्फ उठाती हैं। तभी वहां उनकी माँ अनुराधा आती है। अपनी चारों बेटियों को इस तरह शादी में खाता देख अनुराधा बोलती है, वाह, तुम्हारे भाई की जयमाला हो रही है और तुम चारों हो कि यहाँ ठूसने में लगी हुई हो। घर में ना सही, कम से कम यहाँ तो थोड़ी शर्म कर लो। आसपास के लोग कैसे देख रहे हैं पता भी है? अरे माँ, आप भी ना, लोगों का काम देखना ही तो है। आप जाओ और हमें खाने दो, अभी तक तो हमने कुछ खाया ही नहीं है। चारों का 100 किलो से ऊपर वजन बढ़ गया है, लेकिन तुम चारों को तो अपनी फिक्र ही नहीं है। अपनी माँ अनुराधा के समझाने पर भी चारों मोटी नंदे अपने खाने पर रोक नहीं लगाती और शादी का आधे से ज्यादा खाना खुद ही चट कर जाती हैं। उधर शादी की रस्में भी पूरी हो जाती हैं, जिसके बाद अब अनुराधा अपनी नई नवेली बहू सृष्टि और बारात के साथ घर आ जाती है और बड़े प्यार से अपनी चारों बेटियों के साथ मिलकर सृष्टि का गृह प्रवेश करती है। कितनी सुंदर है मेरी बहू, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। माँ, आजकल बहू का सुंदर होना ही सब कुछ नहीं होता, उन्हें खाना बनाना भी आना चाहिए। भाभी, आप खाना तो अच्छा बनाती हो ना? मुझे तो छोले भटूरे बहुत पसंद है। आप छोले भटूरे कैसे बनाती हो? ज्यादा मिर्ची तो नहीं डालती हो ना उसमें?
अपनी चारों नंदों को अपने गृह प्रवेश पर ऐसे सवाल करता देख सृष्टि हक्की बक्की रह जाती है, जिसे देख अनुराधा, अभी तुम्हारी भाभी ने ठीक से घर में कदम रखा भी नहीं और तुम चारों ने खाने की बातें शुरू कर दी। बहू, ये चारों ऐसे ही हैं। अनुराधा सृष्टि को अंदर ले आती है और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है और आज सृष्टि की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, बताइए मैं क्या बनाऊं? मैं क्या बताऊं? तुझे जो बनाना हो, तेरा मन करे तू वो बना ले। ऐसे कैसे माँ? आज भाभी की पहली रसोई की रस्म है और आप उन्हें उनकी मर्जी का खाना बनाने के लिए कह रही हैं। भाभी, आप एक काम करिए, आप शाही पनीर, मटर मशरूम, पालक पनीर, मलाई कोफ्ता और चाप बना लीजिए, और दम बिरयानी, वेज पुलाव, पूरी, गार्लिक नान, चटनी, रायता और सलाद तो आप बनाना ही। ये तो मेन कोर्स हो गया। हम आपको बताते हैं स्टार्टर्स। स्टार्टर्स में आप राज कचौड़ी, रोल, पिज्जा, ब्रेड ढोकला और पनीर टिक्का बनाना। मीठे में भाभी आप गाजर का हलवा और गुलाब जामुन, रसमलाई और फूड कस्टर्ड बनाना। इतना सारा खाना तो मेरी शादी में भी नहीं बना था, जितना ये चारों मुझसे मेरी पहली रसोई में बनवा रही है। तुम चारों क्या कह रही हो? इतना सारा खाना बहू अकेले कैसे बनाएगी? माँ, फिक्र मत करो, अगर भाभी को किसी चीज की जरूरत होगी तो हम चारों उनकी मदद कर देंगे। अपनी चारों नंद की बात सुन सृष्टि को थोड़ा सुकून मिलता है, जिसके बाद अब सृष्टि किचन में जाती है और अपनी पहली रसोई का खाना बनाने लगती है कि तभी वहां उसकी चारों नंद भी आ जाती हैं। लगता है ये चारों मेरी मदद करने के लिए आई हैं। जितना मैंने सोचा था उतनी बुरी नहीं है ये। भाभी, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है, जरा हम भी खाना चक्कर देखें। वाह भाभी, इतनी क्रिस्पी पूरी तो मैंने आज तक कभी नहीं खाई। और ये शाही पनीर की सब्जी, ओए होए होए होए, साथ में ये गुलाब जामुन और रसमलाई ने तो खाने में 4 चांद लगा दिए। सृष्टि की चारों भुक्कड़ नंदें किचन में आकर उसकी मदद करने की बजाय धीरे धीरे कर सृष्टि का बनाया हुआ सारा खाना चट करने लगती हैं, जिसे देख सृष्टि, ये क्या, तुम चारों ने तो आधे से ज्यादा खाना खत्म कर दिया। अब घर में बाकी सब लोग क्या खाएंगे? कोई बात नहीं भाभी, आप थोड़ा और बना लो, वैसे भी अभी सबके खाने में वक्त है। इतना कहकर सृष्टि की चारों भुक्कड़ नंदें किचन से बाहर चली जाती हैं। ये मेरी मदद करने के लिए आई थी कि खाना सफा चट करने? अब दोबारा मेहनत करनी होगी। इतना कहकर बेचारी सृष्टि अब जल्दी जल्दी दोबारा से खाना बनाने की तैयारी करती है और सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है। तभी उसकी चारों नंद टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाती हैं। अरे ये क्या, अभी तो तुम चारों ने रसोई में पेट भरकर खाना खाया था और फिर खा रही हो? भाभी, उसे खाना नहीं बल्कि टेस्ट करना कहते हैं। हम तो बस चेक कर रहे थे कि खाने में नमक मिर्ची तो ज्यादा या कम नहीं हो गई है। इतना कहकर अब चारों भुक्कड़ नंदें जल्दी जल्दी सारा खाना खाने लगती हैं और आखिर में बेचारी सृष्टि के लिए मुश्किल से एक पूरी और कढ़ाई में लगी हुई थोड़ी सब्जी बचती है। इतनी मेहनत से मैंने इतना सब कुछ बनाया और मुझे ही नहीं मिला। ऐसी भुक्कड़ नंदे तो भगवान किसी भी दुश्मन को ना दे। ऐसे ही सृष्टि का शादी का पहली रसोई का दिन गुजर जाता है और अब हर रोज उसकी चारों भुक्कड़ नंदें हमेशा अपनी भाभी से कुछ न कुछ किचन में खाने के लिए बनवाती रहती हैं, जिसके चलते सृष्टि काफी परेशान होती है। तुम चारों ने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है और अब तुम चारों को फिर से खाना खाना है। इतना ज्यादा खाना खाना भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मामी, आप कहे तो ऐसे ही रही हो जैसे हम दारू सिगरेट के नशे कर रहे हैं। अरे खाना ही तो खा रहे हैं, वो भी आपके हाथ का बना हुआ। अब जल्द से जाइए और हमारे लिए चाउमीन और सैंडविच बनाकर लाइए, बड़ी जोरों की भूख लगी है। कभी कभी तो समझ नहीं आता कि इनका पेट है या कुआं, जब देखो खाती रहती हैं। वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये चारों मिलकर मुझे भी कुकर में बनाकर खा जाए और एक डकार भी ना लें। ऐसे ही समय गुजरता है, लेकिन चारों भुक्कड़ नंद का खाना कम नहीं होता। आज पूरे घर में अनुराधा ने ऋषि मुनियों को बुलवाकर बहुत बड़ी पूजा करवाई थी और उनके लिए भोजन भी बनवाया था। बहू, पूजा तो समाप्त हो गई, अब चलकर इनके लिए भोजन लेकर आते हैं। दोनों सास बहू जैसे ही किचन ऋषि मुनियों के लिए बनाया हुआ भोजन लेने के लिए जाती हैं, तो देखती हैं कि चारों भुक्कड़ नंद ने ऋषि मुनियों के लिए बनाया हुआ सारा खाना खा चुकी हैं। हे भगवान, ये तुम चारों ने क्या किया? जानती भी हो कि ये भोजन किसके लिए था? माँ जी, अब हम क्या करें? अगर ऋषि मुनियों को इस बारे में पता चल गया तो वो बहुत क्रोधित हो जाएंगे। कहीं वो गुस्से में आकर हमें कोई श्राप ना दे दे। अरे भाभी, आप तो बिल्कुल रामायण की टाइम की बातें कर रही हो। ये श्राप व्राप कुछ नहीं होता। भूख लग रही थी तो हमने खा लिया। अगर इतनी भूख लग रही थी तो बाहर से मंगवा कर कुछ खा लेती या कुछ और बना लेती। जानती भी हो इस खाने को बनाने में बहू को कितना वक्त लग गया। अरे खा खा कर एक दिन फट जाएगी। तुम्हारे इतने मोटे शरीर को देखकर तो शादी के लिए भी कोई रिश्ते वाले हाँ नहीं करेंगे। अनुराधा और सृष्टि की बात सुन चारों भुक्कड़ नंद को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं अब बेचारी सृष्टि और अनुराधा जल्दी जल्दी दोबारा से ऋषि मुनियों के लिए खाना बनाती है और उन्हें भोजन करवाती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और आज गायत्री और अर्पिता को देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं। तो बताइए बहन जी, आपको हमारी बेटियां कैसे लगी? हमें थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए, हम कल आपको बताते हैं।
वेदिका अपने दोनों बेटों को लेकर वहां से चली जाती है, जिसे देख इन्हें क्या हुआ? ये ऐसी बिना बताए चली क्यों गई? क्योंकि वो रिश्ता नहीं करना चाहती। मैंने तुम चारों को कितना समझाया है कि डाइट करो, इतना मत खाओ, लेकिन तुम चारों को की सुनती ही नहीं। भाभी इतना परेशान मत हो, इन्होंने मना कर दिया तो क्या हुआ, कोई और हाँ कर देगा। इतना सब कुछ देखकर भी भुक्कड़ नंद को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दिन रात बस खाने में ही लगी रहती हैं। वहीं जब भी कोई उन्हें रिश्ता देखने वाले आते तो उनके मोटापे की वजह से रिश्ते से साफ इनकार कर देते और अब तो उनके कॉलेज में भी हर कोई उनका मजाक उड़ाने लग गया था। अरे हटो हटो, देख नहीं रही हो हमारे कॉलेज की 4 हिपोपोटेमस आ रही हैं, इन्हें रास्ता दो निकलने के लिए। पूनम की बच्ची, जुबान संभाल कर बात कर, वरना क्या करोगे? अपने मोटे और थुलथुले पेट से हमें मार के नीचे गिरा दोगी। इतना कहकर पूनम अपने कॉलेज की सभी सहेलियों के साथ उन चारों का काफी मजाक उड़ाती है। सभी के सामने इतना मजाक उड़ता देख चारों घर आती हैं और अपने कमरे में बैठकर रोने लगती हैं। बस अब बहुत हुआ, अब हम चारों कॉलेज नहीं जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो, अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो कोई भी हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की बजाय वो चारों घर से निकलना ही बंद कर देती हैं और अब घर में बैठकर हर वक्त कुछ न कुछ खाती रहती हैं और ऐसे ही कुछ वक्त और गुजर जाता है। चारों नंद हर रोज की तरह बैठकर भर भर कर खाना खा रही होती हैं कि तभी अचानक गायत्री और वर्षा के सीने में दर्द होता है और वो दोनों बेहोश हो जाती हैं, जिसे देख सभी लोग जल्दी से अस्पताल लेकर जाते हैं। ज्यादा घबराने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन दोनों को ही शुगर और थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है। ये सब उनके ज्यादा वेट की वजह से हुआ है। मेरे ख्याल से आपको इनका भी चेकअप करवाना चाहिए, कहीं इन्हें भी कोई बीमारी न निकले। डॉक्टर की बात सुन घर में सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद अपनी मां के कहने पर अर्पिता और सौम्या भी डॉक्टर से अपना चेकअप करवाते हैं और उनकी रिपोर्ट में भी शुगर और थायराइड निकलता है, जिसे देख हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम क्या करें? देखो, हमारी बात ना मानने का नतीजा, अब हो गई ना बीमारी जो तुम्हारे साथ कौन जिंदगी भर रहेगी। आई एम सॉरी भाभी, आप सही कह रही थी, लेकिन अब तो हमारी पूरी जिंदगी खराब हो गई। काश हम आपकी बात मान लेते। किसने कहा तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है? मैं हूं ना। अगर तुम अभी भी अपनी डाइट और हेल्थ ध्यान दोगी तो सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। चारों भुक्कड़ नंदे अब अपनी भाभी की बात मानकर अपनी एक हेल्दी डाइट शुरू करती हैं, साथ ही साथ डेली एक्सरसाइज और वर्कआउट भी करती हैं, जिससे अब धीरे धीरे उनका वेट लॉस होता है और साथ ही उनकी थायराइड और शुगर कंट्रोल में रहती है और अब चारों नंद ऐसे ही हमेशा अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखती हैं।